19वीं सदी में ब्रिटेन के एक बड़े नेता ने कहा था, मजबूत विपक्ष के बिना कोई सरकार लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो सकती। वो तारीख थी 5 फरवरी 2024। जगह होता है लोकसभा यानी कि भारतीय संसद। मौका होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। वक्ता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते हैं, अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता, मैं बस देश का मिजाज देख रहा हूं, जो इस बार इंडिया को 400 सीट पार तो करवा के ही रहेगा। अकेले भाजपा को 370 सीटें मिलेगी। अब तारीख आ जाती है 4 जून 2024 और मौका होता है लोकसभा चुनाव के नतीजे का, और भाजपा अपने दम पर बहुमत से पीछे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी के पिछड़ने का 4 वजह क्या है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। 19वीं सदी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़ायनी ने कहा था, मजबूत विपक्ष के बिना कोई सरकार लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो सकती। भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने 52 साल पहले यानी कि 1962 में लगातार 3 आम चुनावों को जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 2024 आम चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार बहुमत के आंकड़े को अपने दम पर नहीं छू पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन का इन चुनावों में 400 सीटों से ज्यादा हासिल करने का दावा गलत और नाकाम साबित हुआ। ज्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि न तो बीजेपी और न ही एनडीए गठबंधन वैसा प्रदर्शन दिखा सका जैसा बताया जा रहा था। इस आम चुनाव में विपक्षी कांग्रेस के साथ कई और राजनीतिक दलों ने इंडिया ब्लॉक बनकर सत्ताधारी भाजपा को चुनौती दी और नतीजों में एग्जिट पोल के आंकड़ों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। विश्लेषकों के मुताबिक आखिरकार मुकाबले का केंद्र बिंदु खुद प्रधानमंत्री ही रहे, यानी चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा वोट फॉर मोदी या वोट अगेंस्ट मोदी बनकर रह गया, और नतीजे इशारा कर रहे हैं कि वोट फॉर मोदी का नारा उतना नहीं चला जितनी भाजपा को उम्मीदें थी। एक नज़र उन प्रमुख मुद्दों पर जिनकी वजह से गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर सका, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई। पहला था मोदी की गारंटी। आम चुनावों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि देश के सबसे बड़े सत्ताधारी राजनीतिक दल ने अपने प्रधानमंत्री के नाम पर ही इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया। 14 अप्रैल को जारी किए गए संकल्प पत्र में हर वादे पर मोदी की गारंटी की मोहर थी और साफ था पार्टी अपने सबसे बड़े नेता को चुनावी चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट कर रही है। यानी कि 2013 में जब से मोदी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब से अब तक कुछ नहीं बदला था। इस दौरान पार्टी न सिर्फ केंद्र में आसीन रही, बल्कि भाजपा ने दूसरे राज्यों पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन इस चुनाव में मोदी की गारंटी का मनचाहा असर नहीं हुआ। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एडिटोरियल डायरेक्टर रहे वीर सांघवी को लगता है भाजपा की रणनीति शुरू से आखिर तक अपने प्रधानमंत्री पर ही पूरा दांव लगाने की थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि मोदी फिलहाल भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा ने इसी बात को अपना ट्रम्प कार्ड बना रखा था। इस पार्टी का इतिहास बताता है कि किसी भी चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इतनी व्यापक चुनावी कैंपेन नहीं हुई थी जितनी 2024 में हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन उससे भी बड़ा किया गया, जैसा इंदिरा गांधी का 1971 कैंपेन में किया गया था। दरअसल भाजपा का आकलन कुछ नतीजों पर आधारित था। 2014 के आम चुनावों से पहले भाजपा और उसके गठबंधन वाली सरकारों की तादाद 7 थी, जबकि 2024 चुनावों के ठीक पहले देश के 16 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार थी और 4 राज्यों में गठबंधन सरकारें, यानी कुल आंकड़ा 20 का है। जाहिर है मोदी फैक्टर का बड़ा रोल रहा था पार्टी को सत्ता में बनाए रखने में, लेकिन ताजा नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सभी को मोदी की गारंटी में पूर्ण विश्वास नहीं था।
वरना 2014 के चुनाव में भाजपा को 282 सीटें, 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जिताने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को 2024 बहुमत से पहले ही रुक गई। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर निशाना बनाया जाना उतना सफल नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। वोटरों की याददाश्त में राम मंदिर जैसे मुद्दे उतने नहीं ठहर सके जितना सोचा गया था, वरना भाजपा की अपनी सीटें ज्यादा होती। अब तो सहयोगियों पर ही निर्भरता रहेगी। दूसरी बात करते हैं कल्याणकारी स्कीमों की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाले अपने मैनिफेस्टो में जिन 4 वर्गों पर फोकस बनाए रखा वे थे गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत में यही 4 जातियां हैं। बीजेपी ने फ्रीबी पॉलिटिक्स यानी कि मुफ्त में दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी स्कीमों पर भरपूर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने का दावा हो, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधाएं हों, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और एलपीजी मुहैया कराने वाली पीएम उज्ज्वला योजना, सभी का लक्ष्य सरकार की लोकप्रियता को बनाए रखना था। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में करीब 22 करोड़ परिवारों को ऐसी स्कीमों के दायरे में लाने का दावा किया था, जिसकी वजह से उसे कई चुनावें जीते मिली थी। 30 मई को अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने होशियारपुर में कहा था, हमने गरीबों को खाना और इलाज की सुविधाएं दी है। लोगों के पास अब राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड है। इस चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ने बताया, बुंदेलखंड और अवध में तमाम लोग कह रहे थे बिजली है, पानी है, लेकिन रोजगार नहीं है। लाभार्थी स्कीमें अच्छी तो होती है, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं देती जो सिर्फ रोजगार में दे सकता है। उधर विपक्षी कांग्रेस पार्टी के इसके विपरीत राहुल गांधी न्याय गारंटी पर जोर दिया और इसकी वजह थी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा चुनाव में उनकी कल्याणकारी स्कीमों सफल साबित हुआ। 4 जून के नतीजे बताते हैं कि कई राज्यों में विपक्षी इंडिया ब्लॉक को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर हमला करने की रणनीति से फायदा हुआ है, जिसका असर भाजपा के कम हुए आंकड़ों से साफ है। बात करते हैं तीसरा, भारत और मोदी की विश्व गुरु की छवि। विदेश नीति पर भारत के सभी राजनीतिक दल सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक विदेशी नीति अपनाई हुई है, जिसके तहत नए भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने तक की बात कही गई है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में दुनिया के मंच पर बढ़ती भारत की साख को मुख्य स्थान दिया गया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर श्वेता शिव को लगता है G20 की अध्यक्षता, अमेरिका के साथ सामरिक रिश्ते और रूस से अपने हितों को पूरा करवाने की मोदी सरकार की मंशा को लेकर भाजपा चुनाव में उतरी थी। पुलवामा जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर अदालत की मुहर जैसे मुद्दों को भी वोटरों तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका असर नतीजों में नहीं दिखता। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया हमेशा से कारगर साबित हुआ था, लेकिन इस बार मतदाताओं में उनकी चर्चा कम दिखी। रहा सवाल इस सरकार की दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की नीति का, तो विश्लेषकों का मत है कि वो दक्षिण एशिया या चीन तक के खिलाफ बयानबाजी में तो काम आ सकती है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर उसे संशय से देखा जाता है। वैसे चुनावों के दौरान दक्षिण एशिया में भारतीय विदेश नीति की बात पर खासा वाद विवाद भी रहा है। विपक्ष ने सरकार पर जुमलेबाजी के आरोप लगाते हुए ये भी दोहराया कि सरकार ने 2019 के चुनाव में सभी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग का वादा किया था, जो अभी तक अधूरा है। बात करते हैं 4, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति। 2024 आम चुनाव के पहले चरण और 2019 के पहले चरण में एक बड़ा फर्क था, वह है मतदाता के प्रतिशत में गिरावट। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए एक भाषण में कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी।
इस बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश और अल्पसंख्यकों पर कटाक्ष करार देते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। कुछ विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री की ओर से आए इस बयान पर हैरानी जताते हुए इसे अपने वोटरों को एकजुट करने की कोशिश से जोड़कर देखा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने इतने खुले तौर पर चुनाव अभियान में हिंदू मुस्लिम राजनीति वाला कार्ड चला था, क्योंकि आमतौर पर वे पिछले चुनाव में इस तरह की सीधी बयानबाजी से बचते रहे थे। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादग्रस्त नागरिकता संशोधन नियमों की अधिसूचना को भी एकाएक जारी किया, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाएं की सुनवाई अदालतों में विचाराधीन है। इस कदम को भी शायद मतदाताओं ने ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा। इस समय भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है। उनके मुताबिक महीने भर से ज्यादा चले इस लंबे चुनाव में सभी ने देखा कि कैसे एक एक करके कुछ खास समुदायों को मंदिर, मस्जिद या जैसे मुद्दों पर निशाना बनाया गया। ये सब जोश में नहीं होता, सोची समझी राजनीति के तहत होता है। आखिर में उस मुद्दे की बात तो भाजपा के संकल्प पत्र से लेकर हर चुनाव प्रचारक के भाषण का हिस्सा रहा। इसी साल जनवरी महीने में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रधानमंत्री की अगुवाई में संपन्न होना, अयोध्या में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर की कायाकल्प करवाने के दावे, उसे ग्लोबल सिटी बनाने की भाजपा की मुहिम उस इलाके के मतदाताओं के गले नहीं उतरी। अयोध्या मंडल के तहत आने वाली सभी 5 सीटों फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर पर भाजपा हार की तरफ बढ़ रही है। अयोध्या में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार असरद अफजाल खान के मुताबिक राम मंदिर उद्घाटन से भाजपा ने एक रेस शुरू की थी और उस समय लग रहा था कि विपक्ष बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन आवाम की नब्ज कुछ और ही थी। फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी की उनकी हार यह दर्शाता है। तो बस अभी के लिए इतना है। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।